वैसे कि दोस्तों नमस्ते। मैं दीप गजबे इंपीरियल मनी से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे बिगेस्ट रिस्क की कि अगले 10 साल में दुनिया की क्या सबसे बिगेस्ट रिस्क है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोली है। और इसके बारे में बात करने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और ये जो रिस्क है, मतलब 10 रिस्क की बात की रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिस्क की रिपोर्ट में उनके। और इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी पे कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसलिए हमारे साथ है आदित्य बिरला के फंड मैनेजर मिस्टर विनोद भट्ट सर। इज अ जीनियस गाय हु इज हैंडलिंग मोर देन, मतलब आप इमेजिन कीजिए 14 फंड सर मैनेज करता है। इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर का अमेजिंग एक्सपीरियंस सर को है। ऑलमोस्ट 2 डिकेड से सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है, इंडिया में और ग्लोबली ऑल्सो। He is the alumni of Wharton Business School, so you're going to listen amazing personality today, believe me. And he's the head of the communication, investor communication also in India. So let's start, sir, with your all the expertise, sir. That कि पूरी दुनिया में सर जैसे कि क्लाइमेट चेंज काइंड ऑफ कंसेप्ट जो है, या ये नंबर 1 की रिस्क है सर। सो और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसको बोला है कि क्लाइमेट चेंज ये दुनिया में बहुत सारा रिस्क जनरेट करने वाला है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं और कैसे हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? योर टेक ऑन दिस। जी जी, थैंक यू दीप जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर इन्वेस्टर्स। ठीक है सर। May this year be as successful as last year in terms of equity market returns. जी। तो आपका जो सवाल है वो अभी सबसे, जैसे आपने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सबके मन में, whether we call it climate change, sustainability और ESG, that has come up as a number 1 risk. अभी जैसे हमने देखा पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक चल रहा था, right? So that is also a part of the environmental risk, as we call it, right? तो इसमें जैसे हम ESG is a broad theme, इसमें 3 सब टॉपिक्स है। एक तो है एनवायरमेंट या क्लाइमेट आता है, एक तो है सोशल और एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और क्लाइमेट चेंज में स्पेसिफिकली क्या आता है, तो जैसे कार्बन एमिशंस हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट हो गया, वो हम देखते हैं। सोशल में हम देखते हैं जैसे इनइक्वालिटी रहता है या लेबर रिलेशंस अच्छे नहीं है, वो हम देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड कॉम्पोजिशन, मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपेंसेशन, ये हम देखते हैं, राइट? तो अभी क्या हो रहा है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा मार्केट्स को जो रिस्क आया है ग्लोबली, वो है नंबर 1 एनवायरमेंट से, क्लाइमेट चेंज से। जैसे हमने देखा चाइना में भी पिछले 1-1.5 साल से आपने पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा कि चाइनीज गवर्नमेंट का भी एनवायरमेंट पे बहुत फोकस बढ़ गया। उन्होंने काफी सारे जो उनके स्टील मिल्स थे, एल्यूमिनियम प्लांट्स थे, उनको शट डाउन कर दिया क्योंकि वो बहुत कार्बन एमिशन कर रहे थे। और उन्होंने कोल यूसेज को भी मैंडेट से कम करवा दिया। तो इसकी वजह से दुनिया में बहुत डिसरप्शन हुआ, मतलब स्टील एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन घट गया, सप्लाई कम हो गई, राइट? सो प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे पिछले साल। तो ये सब हम देख रहे हैं दुनिया में। तो इससे अभी क्या हो रहा है कि कंट्रीज हो, कंपनीज हो, या इवन जो हम इंडिविजुअल्स हैं, हम सबका फोकस अभी एनवायरनमेंट पे बढ़ गया है। मतलब हम अभी देख रहे हैं कि दुनिया में अभी हम ऑटोमोबाइल्स के एग्जांपल ले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग इनटू फेवर। एवरीबडी नाउ वांट्स टू ओन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल गोइंग फॉरवर्ड। हो सकता है पहले 2 व्हीलर हम इलेक्ट्रिक खरीदे, बाद में कार खरीदे। हम देख रहे हैं ऑलरेडी बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो रहे हैं। काफी सारा चालू हुआ है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, राइट? कंपनी के लेवल पे हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी कंपनी से अपना डिस्क्लोजर बढ़ा दिया है, किस तरह से वो ये एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, राइट? गवर्नमेंट ने मैंडेट भी किया उनको कि उनको अभी जैसे उनका कार्बन एमिशंस कम करना चाहिए या वेस्ट वाटर ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कंपनीज का भी फोकस इस पे बढ़ गया है। और कंट्री के लेवल पे भी हमने देखा, जैसे 2 महीने पहले ग्लासगो में कॉप समिट हुआ था, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी काफी बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। मतलब एक तो है जैसे अपना रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2030 तक 500 गीगावाट्स करनी है, जो अभी अराउंड 125 गीगावाट्स है, या फिर 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होना है, राइट? तो कंट्री लेवल पे हो, कंपनी लेवल पे हो, या इंडिविजुअल लेवल पे हो, क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट पे बहुत फोकस अभी बढ़ गया है, राइट? और इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेनली जो फॉसिल फ्यूल यूसेज है, कोल कंजम्पशन है, उसको कम करना है। और उसके बदले में जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, राइट? या न्यूक्लियर पावर हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया,
इसका यूज ज्यादा करना है, तो इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के बकेट पे डाल देते हैं, राइट। फिर दूसरा आता है जैसे जो न्यू एक रिसर्च चल रहा है, जैसे हाइड्रोजन को यूज करना है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। तो उस पर काफी अभी R&D चल रही है, लेकिन वो एक अगले 10-12 साल की बात है जहां वो कमर्शियली यूज में आ जाएगा। फिर तीसरा जो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, ये ऑलरेडी अभी ग्लोबली हम देख रहे हैं, जैसे यूएस में, यूरोप में, जापान में काफी थोड़ा आगे बढ़ा है। इंडिया में अभी थोड़ा अभी टू व्हीलर में चालू हुआ है, आगे चल के हमें ये भी देखने को मिलेगा। फिर चौथा है स्मार्ट ग्रिड्स, मतलब जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होते हैं उनको ज्यादा कैसे थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें, जब नहीं चाहिए तो उसको स्टोर करें। फिर पांचवा है जैसे स्मार्ट सिटीज हो गया, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो गई, तो ये भी इसमें आता है। सो हमने पिछले 1-2 साल में देखा था कि इंडिया में भी काफी सारे स्मार्ट सिटीज के अनाउंसमेंट हुए थे, तो उस पर भी काम चल रहा है। और लास्ट एक जो बकेट है वो है वाटर, फिर वेस्ट ट्रीटमेंट, प्लांट बेस्ड मीट्स, ऑर्गेनिक यूसेज, राइट। तो ये सब अलग अलग सब थीम्स है एसेंशियली एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी के वाइडर थीम के अंडर, राइट। तो अभी सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से इस रिस्क को कैसे कॉम्बैट करें और इसको एक अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करके जैसे आपने पूछा, राइट। तो हमने देखा है कि ग्लोबली क्या हो रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी ESG फोकस्ड फंड्स है उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर पिछले साल की हम बात करें, इक्विटी फंड्स ग्लोबली जितना भी इनफ्लो आया था 50% से ज्यादा ESG फंड्स में आया था। माय गॉड। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ESG funds are being seen as the best option for investors to for the long term investor or next 10 years or more than that. नेक्स्ट डेकेडल अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये रिस्क को भी कॉम्बैट करे और इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए, तो ESG फंड्स में इन्वेस्ट करें, राइट। तो ग्लोबली ऑलरेडी ये ट्रेंड चालू हो चुका है, मतलब पिछले 5 साल से ये ट्रेंड चालू है और अभी इंडिया में भी ये अगले 5-10 साल में ये काफी ग्रो होने वाला है। मतलब हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने ESG फंड्स लॉन्च किए थे। हमने भी अपना आदित्य बिरला सन लाइफ ESG फंड लॉन्च किया था पिछले एक साल पहले और काफी ट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब काफी इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में आ रहा है। और ये फंड्स कैसे काम करते हैं, तो जो मैंने बताया आपको सब थीम्स है जो सस्टेनेबिलिटी या ESG में, जो कंपनीज इन सब पैरामीटर्स में अच्छा स्कोर करती है उनको अच्छा एक सस्टेनेबिलिटी स्कोर मिलता है, तो ऐसी कंपनीज में ये ESG फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। और जो कंपनीज जिनको कम स्कोर मिलता है उन कंपनी से ये फंड्स दूर रहते हैं बेसिकली, राइट। तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो कंपनीज जिनको ESG स्कोर कम मिलता है उनका रिस्क ज्यादा रहता है, राइट। बेसिकली या तो वो कोई एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उन पे कोई रेगुलेटरी एक्शन हो जाए, या कोई सोशल एस्पेक्ट, मतलब जैसे लेबर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो एक रिस्क बन जाता है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इश्यू है, राइट, तो वो एक उनके लिए रिस्क हो जाता है। तो ये ESG फंड्स ऐसे कंपनी से दूर रहते हैं, और जो कंपनीज मतलब क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हैं, अपना कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेंशियली बिजनेस ज्यादा सस्टेनेबल हो जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी जो फंड मैनेजर्स है वो भी सिर्फ, मतलब पहले ऐसे होता था कि एक सिंपल क्वेश्चन रहता था कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, राइट, बट अभी वो क्वेश्चन चेंज होके आपका बिजनेस प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहा है ये हो गया, राइट। तो अगर कोई कंपनी इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाती है तो फिर उसमें म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। तो ये कंपनीज के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए वो भी अभी इस पे फोकस करें और अपने ESG फंड्स भी ऐसे अभी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनको इस अच्छा स्कोर मिलता है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी का रिस्क है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप ESG फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी मेरा एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हैं सर। सो हाउ आप कैसे इंडियन मार्केट की मैच्योरिटी के लेवल को देखते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, पहला क्वेश्चन, राइट। और दूसरा उसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है ये है कि एक लेवल पे हम लोग तो आ गए हैं इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंडिया में अभी भी जैसे वेदर डेरिवेटिव्स या वेदर ETFs या बायोडाइवर्सिटी ETFs या फिर ग्रीन पावर के जो ETFs है या वाटर ETFs जो है इन्वेस्टिंग के लिए, इस टाइप की जो चीजें हैं वो अभी भी नहीं है, एंड इट्स आई बिलीव इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो ये कब तक इंडिया में आएंगे? क्या इन्वेस्टिंग की जो आपकी पूरी बैकएंड की जो टीम रहती है जो रिसर्च में सब काम करती है, ये इन चीजों को कैसा देखती है और कब तक हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे आज US या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है?
जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने। तो हम नॉर्मली ये ट्रेंड देखते हैं, जैसे आप दूसरे थीम्स भी देखे, मतलब आप ई कॉमर्स ले लीजिए, राइट, या क्लाउड कंप्यूटिंग एआई ले जी लीजिए, या अभी जी क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, जी राइट। तो नॉर्मली हमने देखा है कि ये पहले यूएस और यूरोप में ये ट्रेंड चालू होता है, जी राइट। वो एक 5 साल वहां पे चलता है, उसके बाद इंडिया में आता है, और फिर अगले 5-10 साल इंडिया में वो स्केल अप होता है, राइट। जी तो ये क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी में भी हम यही ट्रेंड देख रहे हैं। तो पिछले 5 साल में ऑलरेडी हमने देखा कि यूएस, यूरोप और एशिया में ईएसजी काफी, ये थीम काफी ग्रो हुआ है, काफी उस पे फोकस है। जी और अभी इंडिया में ये चालू हुआ है, तो ये अभी इंडिया में काफी नेसेंट स्टेज पे, जैसे आपने भी करेक्टली पॉइंट आउट किया, राइट। अभी हम एकदम शुरुआत के स्टेज में है जी। अभी। नॉइस एकदम। हाँ एकदम, मतलब स्टेप 1 बोल सकते हैं हम लोग, राइट। राइट। तो अगले, मतलब इसको अगले 10-15 साल का एक टाइम फ्रेम रहेगा जहाँ पे ये थीम और बड़ा होगा बेसिकली, राइट। तो हम्म। अभी हम इस स्टेज पे है कि अभी गवर्नमेंट कंपनीज को बता रहा है कि आपको अपना कार्बन एमिशन कम करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हम इस स्टेज पे हैं अभी, राइट। तो हालांकि जैसे यूएस में अगर हम देखते हैं तो काफी सारे जो एक्टिविस्ट फंड हम बोलते हैं, मतलब ब्लैक रॉक हो गया या दूसरे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जी है, जी कंपनीज पे ऑलरेडी प्रेशर डाल रही है कि अगर वो जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, अगर वो कुछ एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे, तो ये फंड्स उन पे प्रेशर डालते हैं कि आप ये सब ठीक कीजिए, नहीं तो हम आपके पैसा निकाल लेंगे। आपके शहर से हम बाहर निकल लेंगे, राइट। तो जी अभी हम इंडिया के उस स्टेज पे आए नहीं है, जी। राइट, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा ये सब राइट इंस्टीट्यूशनलाइज होने में। राइट तो अभी अपने जो इंडिया के में जो ईएसडी फंड्स है, वो मेनली क्या कर रहे हैं, तो अपने जैसे मतलब आईटी कंपनीज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, हेल्थ केयर कंपनीज है, क्योंकि ये थोड़े ईएसडी स्कोर इनको अच्छा मिलता है, तो उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। और जो थोड़े सिकल सेक्टर्स है, मतलब मेटल्स हो गया, केमिकल्स हो गया, थोड़ा इससे दूर रहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा एनवायरमेंटल अभी भी थोड़ा पोल्यूशन वहां पे हो रहा है, तो उनसे थोड़ा वो थोड़ा केयरफुल रहते हैं। बट अभी ईएसजी फंड्स में भी क्या हो रहा है कि हम भी अभी थोड़ा इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट करने चालू कर। इन्वेस्टमेंट। राइट। तो जो आपने जैसे बताया, मतलब जैसे वेदर हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, तो इनमें मतलब यूएस में, यूरोप में, जापान में सब काफी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो इन सब एरियाज में काम कर रही है, राइट right? तो हमारे जो ईएसजी फंड है उसमें भी हम एक तो अभी इंटरनेशनल स्टॉक्स देख रहे हैं जहां पर हम इन्वेस्ट कर सके, राइट right? क्योंकि ऐसे ऐसी कंपनीज इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। राइट। तो इन्वेस्टर्स ईएसजी फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो भी उनको ये इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, इन थीम्स को एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा एक हम जिस पे काम कर रहे हैं कि हम भी अपना अलग जो एक फंड ऑफ फंड होता है वो भी लॉन्च करने वाले हैं, जो ये इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे आपने राइट बताया वेदर बेस्ड ईटीएफ या वेस्ट वाटर, राइट। तो ये सब जो फोकस थोड़े थीम्स है सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए हम फंड ऑफ फंड लॉन्च करने की सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टर सिर्फ इस फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये फंड ऑफ फंड जो इंटरनेशनल कंपनीज है जो इस थीम में प्ले कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी एक ऑप्शन जल्दी इन्वेस्टर्स को मिलेगा। सो ग्रेट सो ग्रेट। सर थोड़ा सा ना ट्रेजरी की तरफ चलता हूँ, बिकॉज आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत बड़ा है, और आपने बहुत इंटरनेशनल फंड्स पे काम किया है। सो देयर वाज वन मूवी कॉल्ड एज एवेंजर द एंड गेम। राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इजी मनी प्रिंट का एंड गेम कब होगा? जी जी। तो एक्चुअली हम अभी ऑलरेडी मतलब एंड गेम में आ गए हैं, तो जी। जैसे एक चेस में भी रहता है, मतलब राइट नो, ओपनिंग रहता है, मिड गेम रहता है और एंड गेम रहता है। एंड गेम रहता है। ऑलरेडी हम अभी एंड गेम में आ गए, तो हम देख रहे हैं कि जैसे अभी फेड फेड यूएस में फेड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट देयर पॉलिसी टाइटनिंग। इसका मतलब अभी ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल यूएस फेड 4 रेट हाइक्स करेगा, और पहला रेट हाइक मार्च में आ जाएगा, राइट। और फर्स्ट रेट हाइक के बाद इमीडिएटली वो अपना बैलेंस शीट बढ़ा रहे थे उसको वो घटाना चालू करेंगे, इतनी लिक्विडिटी आई थी पिछले 2 साल में, वो कम होना चालू हो जाएगी, राइट। तो इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसे हम अभी ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे एफआईआई इनफ्लो आ रहा है इमर्जिंग मार्केट्स को, जो आ रहा था इंडिया को भी आ रहा था पिछले 1.5-2 साल में, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो हमने देखा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा हमने एफआईआई आउटफ्लो देखा था, इस महीने में भी हम थोड़ा एफआईआई आउटफ्लो देख रहे हैं। तो
वो थोड़ा अगले 1-2 महीने वैसे हम देख सकते हैं। और स्पेशली क्या हो रहा है कि जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगता है तो डॉलर स्ट्रेंथन करता है, राइट। और जब ऐसे होता है कि यूएस में रेट बढ़ते हैं डॉलर स्ट्रेंथन होता है, तो उनके वहां पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। और हालांकि देखिए इस एनवायरनमेंट में भी इंडिया थोड़ा स्टैंड आउट लगता है हमें। तो जैसे क्या हो रहा है कि इंडिया में अभी भी मतलब देखिए यूएस में तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट लास्ट 40 साल में जितना इन्फ्लेशन था वो अभी आया है, 7% इन्फ्लेशन आया है। उसके कंपैरिजन में इंडिया में इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है, राइट। 5.5% इन्फ्लेशन है। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स अभी काफी जल्दी बढ़ने वाले हैं। इंडिया में ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारा, हमें लगता है कि इंडिया में इस साल सिर्फ 2 रेट हाइक्स करेगा आरबीआई, राइट। तो और वो अभी भी मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज होगा इंडिया में इंटरेस्ट रेट, तो वो भी इतना कुछ डिसरप्टिव नहीं होगा। फिर अपना जैसे फिजिकल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये भी काफी कंट्रोल में है। अपना फॉरेक्स रिजर्व भी सबसे ऑल टाइम हाई पे मतलब $640 बिलियन पे है। तो ओवरऑल एक एक्सटर्नल बैलेंस जो हम बोलते हैं मतलब मैक्रो सिचुएशन जो है वो इंडिया के लिए अभी भी काफी अच्छी है। और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी, जैसे अभी यूएस और यूरोप में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी उनका ग्रोथ पीक आउट हो गया है और वो अभी कम होना चालू हो गया है। हालांकि इंडिया में अभी हम एक इकोनॉमिक बॉटम से बाहर आ रहे हैं और अपनी रिकवरी अभी चालू हुई है और अगले 2-3 साल हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में होने वाली है। तो इंडिया की इकोनॉमी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 3 साल अच्छा करेगी और अपना ओवरऑल मैक्रो बैकड्रॉप भी अच्छा है। तो कंपेयर टू अदर एमर्जिंग मार्केट्स इंडिया काफी अच्छी विजिबिलिटी देता है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ को। तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यूएस में जैसे रेट बढ़ रहे हैं, फेड और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो जो दूसरे एशियन एमर्जिंग मार्केट्स है उनसे काफी एफआईआई आउटफ्लोज हो सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया दूसरे एमर्जिंग मार्केट से थोड़े अच्छे पोजीशन में है तो हमें फिर भी इस साल एफआईआई इनफ्लो देखने को मिलेगा। और पिछले 3 साल हम वही देख रहे हैं कि इंडिया को पॉजिटिव फ्लोज आ रहा है एफआईआई से और बाकी एशियन एमर्जिंग मार्केट्स को नेगेटिव फ्लोज हो रहा है। इस साल भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया को पॉजिटिव एफआईआई फ्लोज मिलेगा और वो एक अपने इक्विटी मार्केट्स को सपोर्टिव फैक्टर है। दूसरा जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक फ्लोज तो आ ही रहे हैं, मतलब एसआईपी फ्लो मंथली 11,300 करोड़ हो गया, ऑल टाइम हाई पे आया है। और म्यूचुअल फंड्स में भी एवरी मंथ 25-30,000 करोड़ इनफ्लो आ रहा है डोमेस्टिक फ्लोज। और रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना सारा पैसा अभी भी मार्केट में आ रहा है तो वो इंडिया के इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट करेगा। सो ग्रेट सर, चलते हैं एक आपके पर्सनल आपका जो आप जो फंड्स मैनेज करते हैं, फंड ऑफ फंड्स, काफी फंड ऑफ फंड्स मैनेज करते हैं आप। तो व्हाई एंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ फंड ऑफ फंड, दैट इज आउट ऑफ वन क्वेश्चन। एंड दूसरा कि ये फंड ऑफ फंड्स कैसे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस को एड्रेस करते हैं और ये कैसे पोर्टफोलियो को सिंपल बनाते हैं, आपका मैं इस पे व्यू चाहूंगा। बिकॉज बहुत लोगों को फंड ऑफ फंड के बारे में बहुत कम पता है। जी जी बिल्कुल। तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स हो या जैसे उनके एडवाइजर्स हो, वो क्या करते हैं कि मार्केट में वो एनवायरनमेंट है जो उनको लगता है उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाते हैं, राइट। तो नॉर्मली आप कुछ इक्विटी फंड सिलेक्ट करते हैं, कुछ डेट फंड सिलेक्ट करते हैं, मे बी गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं, मे बी सब इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और फिर जैसे मार्केट में कुछ चेंजेस हुए, जैसे या तो कोविड हो गया या अभी जैसे फेड रेट्स बढ़ा रहा है, ये मॉनिटर करते हैं कि क्या हो रहा है और उसके बेसिस पे एक व्यू बनाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और फिर हो सकता है कि किसी फंड से एग्जिट करे और फिर दूसरे फंड में वो पैसा डाले, राइट। तो ये नॉर्मली एक इन्वेस्टर या उनके एडवाइजर करते हैं, राइट। लेकिन काफी बार हम क्या देखते हैं कि ये सब करने में मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने में, उसका व्यू बनाने में और रिएक्ट करने में थोड़ा डिले हो जाता है और एडवाइजर्स का, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2020 में जब कोविड का पहला वेव आया था तो मेनली फार्मा और कंजम्पशन, ये सेक्टर्स, डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, राइट। बाकी सेक्टर्स में हमें काफी क्रैश देखने को मिला था। तो तभी हमने जैसे मैं अपना एसेट एलोकेटर फंड चलाता हूँ तो उसमें हमने फार्मा और जेनेक्स फंड, हमारा जो कंजम्पशन फंड है वो ले लिया था, राइट। लेकिन फिर जब सितंबर अक्टूबर 2020 में हम पहले वेव से बाहर निकले तब इन सेक्टर से थोड़ा परफॉर्म करना बंद कर दिया और जो दूसरे सेक्टर से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर्स, इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना चालू किया, राइट। तो इन्वेस्टर्स को ये जरूरी था कि वो फार्मा और कंजम्पशन थीम से बाहर निकले और इन सेक्टर्स में शिफ्ट हो जाए, राइट। तो वो हमने तो हमारे एसेट एलोकेशन फंड में किया, लेकिन मुझे पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स ने करेक्टली वो टाइम किया, राइट।
फिर जब जैन फेब 2021 में बजट आया था, तब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स पे काफी फोकस था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तभी भी हमने बजट के पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में थोड़ा एलोकेशन कर दिया था, वो भी मुझे पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स या एडवाइजर्स में वो शिफ्ट किया रहेगा, राइट। और फिर वापस हम देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर 2021 लास्ट ईयर से हम डिजिटल मतलब टेक सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है यार, बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा कर रहा था, कंजम्पशन वापस अच्छा करने लगा है, तो वापस हमने अपने फंड ऑफ फंड में उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, तो वो भी मुझे पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स में वो शिफ्ट किया रहेगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 2020 में क्योंकि कोविड का बहुत कंसर्न था, तब लार्ज कैप्स ने अच्छा किया था, मिड एंड स्मॉल कैप्स ने अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किया था। लेकिन 2021 में पिछले साल लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया था, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 50 to 60% रिटर्न दिया था, डबल। तो वो भी हमने अपने फंड में वैसे शिफ्ट कर लिया था, लेकिन वो मुझे पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स ने वो शिफ्ट किया था, राइट। तो मार्केट में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको आउट परफॉर्मेंस करना है, तो आपको मतलब जैसे हम बोलते हैं अहेड ऑफ द कर्व रहना पड़ेगा, राइट। लार्ज कैप या मिड एंड स्मॉल कैप आपको करेक्टली पोजीशन करना पड़ेगा। मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते हैं ठीक से, राइट। जब कोई सेक्टर चल जाता है उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं, और वो सेक्टर चलने के बाद उसी में रह जाता है, जब उनको एग्जिट करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये जो मतलब एक तो कौन से एसेट क्लास में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और फिर विद इन एन एसेट क्लास ऑल्सो किस टाइप के फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब रीबैलेंस करना चाहिए, वो भी वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, इसको एड्रेस करने के लिए हमने फंड ऑफ फंड प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और हमारा जो एसेट एलोकेशन फंड है, ये इन्हीं दो पेन पॉइंट्स को सॉल्व करता है, मतलब एसेट एलोकेशन एंड फंड सिलेक्शन एंड रीबैलेंसिंग। तो हमारे एसेट एलोकेशन फंड में हम 4 एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी पोर्टफोलियो में जब डाइवर्सिफिकेशन रहता है तो उसका ओवरऑल वोलेटिलिटी कम हो जाता है, राइट। जब अगर हम पिछले 5 साल की के रिटर्न्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एसेट क्लास हर साल में अच्छा परफॉर्म करता है। कभी डोमेस्टिक इक्विटी करता है, कभी फिक्स इनकम करता है, कभी इंटरनेशनल करता है, कभी गोल्ड करता है, राइट। और ये हमने पिछले 5 साल में देखा था। तो बहुत जरूरी है कि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट ये चारों एसेट क्लासेस हो, डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, फिक्स इनकम और गोल्ड। क्योंकि अगर कोई एक एसेट क्लास अच्छा नहीं करता है तो दूसरा परफॉर्म करेगा और आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा और ओवरऑल वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये एसेट एलोकेशन उसमें कवर हो जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, सेक्टोरल रीबैलेंसिंग, फंड सिलेक्शन एंड रीबैलेंसिंग, उसका भी हम वी टेक केयर ऑफ दैट। तो हमारा एक प्रोसेस है, मतलब हम एक मॉडल भी हमारा है जो वैल्यूएशन मेट्रिक जैसे प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, यील्ड गैप रेशियो देख के हमें एक सजेशन देता है कि हमें किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर हमारी जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स और एनालिस्ट की टीम है, उनसे भी मैं इनपुट लेता हूँ और उसके बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये सब करने के बाद पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है और ओवरऑल रिटर्न भी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए ये फंड ऑफ फंड जो है, मतलब इन्वेस्टर हो या आपके जैसे एडवाइजर हो, उनकी लाइफ बहुत सिंपल कर देता है। मतलब आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सब मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी फंड से एग्जिट करते हैं, दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ता है। फंड ऑफ फंड में वो एडवांटेज है कि फंड ऑफ फंड्स को कोई कैपिटल गेन्स भरना नहीं पड़ता है, मतलब तो इन्वेस्टर का भी रिटर्न भी उतना ही बढ़ सकता है। जब तक वो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फंड ऑफ फंड में वो रीबैलेंसिंग हो रहा है, तो इन्वेस्टर को कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं है। ओके। तो वो एक उनको बड़ा एडवांटेज है। और वो मतलब एक सपोज किसी इन्वेस्टर को 10,000 का एसआईपी चालू करना है और वो 5 अलग अलग फंड में 2,000 की एसआईपी कर रहा है, तो उसके बदले इस फंड ऑफ फंड में वो 10,000 की एसआईपी कर सकते हैं और उनको वो अंडरलाइन पूरा एसेट एलोकेशन और फंड का, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स है वो जो इंडिया में थीम्स अवेलेबल नहीं है उसको वो एक्सपोजर देते हैं, राइट। जो जैसे अभी हम बात करते हैं ईएसजी है, उसके ऊपर एक फंड ऑफ फंड है, या फिर जैसे नेक्स्ट जनरेशन थीम्स है, मतलब डिजिटल थीम हो गया, या जीनोमिक्स एंड हेल्थ केयर हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, या ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। तो इन सब थीम्स में इंडिया में अभी इतनी कंपनीज नहीं है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके। तो हमारे कुछ फंड ऑफ फंड्स है जो जैसे नेक्स्ट जनरेशन थीम में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो ऐसे ग्लोबल एक्सेलेंस, मतलब अच्छे ब्रांड्स है, वाइड मोड कंपनीज है, उस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इंडिया में थीम्स अवेलेबल नहीं है
अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप इन फंड ऑफ फंड्स कर सकते हैं। तो ये दो मेन एडवांटेजेस हैं, एक है एसेट एलोकेशन और दूसरा है इंटरनेशनल एक्सपोजर, जिसके लिए आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। So now my last questions are to you is basically कि आपने इंटरनेशनल फंड्स और इंटरनेशनल थीम के बारे में बोला, बट अभी इंटरनेशनल थीम या जितनी ये जिस टाइप की नई थीम्स आती है, नए स्टार्टअप्स रहते हैं, दे आर हाईली वोलेटाइल, ह्यूजली वोलेटाइल, राइट? और उनमें कितना अल्फा जनरेट होगा, कितना रिटर्न जनरेट होगा, ये तो मोस्टली मतलब बहुत अच्छा अल्फा जनरेट तो होता है, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम नाउ शिफ्टिंग टू बिकम $2 or $3 trillion इकोनॉमी टू द $5 trillion इकोनॉमी। तो मोर अपॉर्चुनिटीज आर हियर एंड प्रॉब्ली अभी अपने यहाँ की जो स्मॉल कैप हो सकता है वो यहाँ के लार्ज कैप बिल्ड हो जाए, राइट? तो व्हाई टू देन गो फॉर इंटरनेशनल फंड्स, एंड अगर जाना है तो कितना % जाना है, and why to go for a themes, then why not to go for a diversified international mutual fund? ये एक बहुत टेढ़ा सवाल है जो हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, तो how to address this? जी बिल्कुल, देखिए हम भी मतलब इंडिया पे बहुत पॉजिटिव है। हमारा भी व्यू यही है कि अगले 3 और 5 साल में इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में होने वाली है, राइट? जैसे आपने बताया $3 ट्रिलियन से हम $5 to $6 ट्रिलियन तक जा सकते हैं, और अगर ऐसे होता है तो अपने इक्विटी मार्केट से भी रिटर्न अच्छे ही बनेंगे, राइट? तो नो डाउट हमें भी ऐसा लगता है कि इंडिया विल बी अ स्टैंड आउट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, राइट? बट एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपना पोर्टफोलियो। तो अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं तो लास्ट ईयर 2021 में डोमेस्टिक इक्विटी एंड इंटरनेशनल इक्विटी में सबसे अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन 2020 में जब कोविड क्राइसिस आया था तब गोल्ड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया था। कैलेंडर ईयर 2019 में इंटरनेशनल इक्विटी ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया था, 2018 में फिक्स्ड इनकम और गोल्ड ने दिया था, 2017 में डोमेस्टिक इक्विटी ने दिया था, राइट? तो हालांकि हमें ऐसे लगता है कि इंडिया का इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा, अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन हो सकता है हर साल अच्छा ना करे, राइट? कभी अपना इक्विटी मार्केट अच्छा नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन उस साल हो सकता है इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न दे, राइट? तो इसलिए पोर्टफोलियो के हिसाब से ये बहुत चाहिए, राइट? तो ये इस एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो अगला सवाल है कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए, राइट? तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि जो सेक्टोरल थीमेटिक इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है वो मैक्सिमम 15 to 20% ऑफ द इक्विटी पोर्टफोलियो। ओके, तो आपका मतलब 80-85% एलोकेशन इंडियन इक्विटी को ही होना चाहिए, लेकिन जो 15-20% एलोकेशन है वो आप सेक्टोरल थीमेटिक इंटरनेशनल फंड्स को कर सकते हैं, मेनली फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पसेस, ओके? दूसरी बात जो है जो मैं बोला था कि जो इंडिया में अभी जो थीम्स अवेलेबल नहीं है उनको आपको अगर एक्सपोजर चाहिए तो आपको इंटरनेशनल जाना पड़ता है। हालांकि अभी इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो लिस्ट हो रहे हैं, जैसे हमने लास्ट कैलेंडर ईयर 21 में देखा ऑलमोस्ट 100+ कंपनीज पब्लिक गई थी, ऑलमोस्ट $16 बिलियन उन्होंने रेज किया था, और काफी सारे मतलब फिनटेक कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज है, अलग अलग टाइप की कंपनीज है जो अभी मार्केट में आ रही है, और अगले 3 साल में ऑलमोस्ट 150 ऐसे स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं जो लिस्ट होने वाले इंडिया में। माय गॉड! तो इंडिया में भी नए थीम्स आएंगे, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स लिस्ट होंगे और उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अभी की बात है कि जो भी सारे मतलब जो थोड़े फॉरवर्ड लुकिंग थीम्स है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, या ESG हो गया, जीनोमिक्स, डिजिटल हेल्थ हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, अगर इन थीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो नेसेसरीली हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर उसमें वो इंटरनेशनल फंड्स आ जाते हैं। तो ये रीजन है कि आपको इंटरनेशनल फंड्स देखना चाहिए, लेकिन लिमिट इट टू द 15 to 20% जो अपना सेक्टोरल थीमेटिक इंटरनेशनल होना चाहिए उसमें उसको लिमिट करना चाहिए। So great. Sir, it was a great you can say the insight from you. आपने बहुत अच्छे से जो आने वाली ग्लोबल रिस्क है अगले 10 सालों में उसको कैसे कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छे से बताया आपने। इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कितना परसेंटेज ऑफ 20% के आसपास का, जो 15 से 20% के आसपास का ये जो एलोकेशन उसका रहना चाहिए, वो आपने हमारे व्यूज को बहुत अच्छे से बताया। आई एम श्योर दैट कि फंड के बारे में बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दी है लोगों को। आई एम वेरी श्योर दैट कि द पीपल विल गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर विजडम जो आपने पिछले 20 साल में
पाया है। थैंक यू वेरी मच सर, आप शो पे आने के लिए, और वापस एक बार ऐसे किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे एक बार मीट फंड मैनेजर के शो पे। थैंक यू सर। थैंक यू दीप, प्लेजर मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।